प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्लास 11th यूनिट 3 का ये सेकंड लेक्चर है और सेकंड लेक्चर में इसमें अपन बात करेंगे आज डोबेराइनर का त्रिक नियम और न्यूलैंड का अष्टक नियम। इन दोनों चीज़ों के बारे में आज पढ़ेंगे। इन दोनों टॉपिक को आज अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो ये जो है तत्वों के वर्गीकरण से रिलेटेड टॉपिक है। तो तत्वों के वर्गीकरण में डोबेराइनर का त्रिक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम, मेनलिफ का आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त नियम, ये सभी जो है इनमें क्या है तत्वों को वर्गीकृत किया गया है गुणों के आधार पर। तो वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो कई एलिमेंट्स सर्च किए गए, कई एलिमेंट खोजे गए। 118 एलिमेंट है आवर्त सारणी में, कल मैंने पढ़ाई थी इससे पहले वाले लेक्चर में। तो कई एलिमेंट्स रिसर्च हो चुके थे। अब उनके अलग अलग उनके गुणों की स्टडी कैसे करें, उनको कैसे उनके कंपाउंड बन रहे हैं इनकी स्टडी कैसे करें, कौन सा एलिमेंट किस टाइप का कंपाउंड बनेगा, कौन से एलिमेंट के क्या नेचर है, इसकी स्टडी कैसे करें। तो ऐसा कर इनकी स्टडी को आसान बनाने के लिए, इनकी स्टडी को, तत्वों की स्टडी को, अध्ययन को आसान बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता हुई? वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन की आवश्यकता हुई। और क्लासिफिकेशन में, वर्गीकरण में क्या किया गया कि समान गुणों वाले तत्वों को एक साथ रखा गया और अलग अलग उनको जमाया गया। जैसे आधुनिक आवर्त सारणी देखेंगे तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग बनाए गए? 18 वर्ग बनाए गए और अलग अलग वर्ग में अलग अलग तत्वों को रखा गया। तो किन तत्वों को रखा गया? वो आपस में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी रखते हैं, इसलिए उन एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में, सेम समूह में रखा गया है। तो जब शुरुआत से बात करें तो जब शुरुआत में जो एलिमेंट्स हैं सभी बिखरे हुए थे, उनको कहीं कोई जमा नहीं रखा था, उनके गुणों की कोई स्टडी नहीं कर रखी थी कि कौन से एलिमेंट किस टाइप के गुण समान प्रदर्शित करें, उनको एक साथ रखें, उनकी स्टडी करने में आसानी हो। तो सबसे पहले जो स्टडी करी तो उसमें कौन आए? डोबेराइनर साहब। डोबेराइनर साहब ने कुछ कोशिश करी स्टडी को आसान बनाने के लिए, है ना। स्टडी को आसान बनाने के लिए डोबेराइनर साहब ने कुछ कोशिश करी और डोबेराइनर ने अपना मत दिया। ये मत जो है आपके सामने लिखा हुआ है कि डोबेराइनर ने क्या मत दिया अपनी तरफ से। डोबेराइनर आया, टेलुरिक आया, डोबेराइनर के बाद में टेलुरिक ने भी तत्वों को अलग अलग क्लासीफाई किया, समान गुणों वाले तत्वों को। टेलुरिक स्क्रू और हेलिक्स आया डोबेराइनर के बाद में, इनको कोई ज़्यादा मान्यता नहीं मिली। फिर आए न्यूलैंड साहब ने भी अपना मत दिया। इसके बाद में आए लोथर मेयर व्यवस्था। लोथर मेयर साहब ने भी अपने हिसाब से जो एलिमेंट्स को व्यवस्थित किया। उसके बाद में फिर मेनलिफ की आवर्त सारणी, वो भी अधूरी थी, उसमें भी कई कमियां थी। उसके बाद में मोसले ने दी आधुनिक आवर्त सारणी। ऐसे करके एलिमेंट्स को लास्ट में जाते जाते व्यवस्थित तरीके से जमाया गया और आज अपन पढ़ते हैं आधुनिक आवर्त सारणी को अपन पढ़ रहे हैं आज। तो अभी अपन बात करें डोबेराइनर के त्रिक नियम की। किसकी बात करें? डोबेराइनर का त्रिक नियम। तो डोबेराइनर ने जो ये अपना मत दिया, इस मत में क्या चीज़ ज़्यादा मायने रख रही है? इसमें उन्होंने परमाणु भार को लिया। किसको लिया? परमाणु भार। आधुनिक आवर्त सारणी बनी उससे पहले तक जो भी मत दिए गए थे उनमें परमाणु भार को ज़्यादा वरीयता दी गई थी। किसको दी गई थी? परमाणु भार को। आधुनिक आवर्त सारणी में वरीयता किसको दी गई? परमाणु क्रमांक को। जो आधुनिक आवर्त सारणी आप किताबों में देखते हो, हर जगह चिपकी हुई मिलती हैं, वो आधुनिक आवर्त सारणी है जिसमें 18 समूह और 7 आवर्त हैं, वो आधुनिक आवर्त सारणी है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में किसको वरीयता दी गई? परमाणु क्रमांक को। बाकी इनमें क्या दिया गया? परमाणु भार को वरीयता दी गई बाकी क्लासिफिकेशन में। तो हम बात करें कि सन 1829 में डोबेराइनर ने तत्वों को 3-3 के समूह में वर्गीकृत किया गया है। कितने समूह में? कई सारे जोड़े बनाए, है ना। क्या किया उन्होंने? 3-3 जोड़े बनाए तत्वों के, 3-3 एलिमेंट के जोड़े बनाए। और उन्होंने सिर्फ इतना सा देखा कि मध्य वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार के योग का आधा होता है। मध्य वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार के योग का आधा होता है। क्या देखा कि 1829 में डोबेराइनर ने तत्वों को 3-3 के समूह में वर्गीकृत किया। प्रत्येक समूह त्रिक कहलाता है। एक त्रिक के तत्वों, त्रिक मतलब 3 है ना, तो एक त्रिक के तत्वों के गुण समान होते हैं। उस त्रिक के तत्वों के गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। त्रिक के मध्य वाले तत्वों का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार के योग का आधा होता है।
यहाँ पे अपन एग्जाम्पल लेते हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, परमाणु भार। परमाणु भार, लिथियम का परमाणु भार कितना होता है? 7 होता है। सोडियम का कितना होता है? 23 होता है। और पोटेशियम का कितना होता है? 39 होता है। इतनी सी बात कही उन्होंने। क्या बात कही डॉबेरेनर साहब ने? कि त्रिक के, ये त्रिक है, त्रिक के मध्य वाले तत्व का परमाणु भार, मध्य वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भारों के योग का आधा होता है। अन्य दो तत्व कौन से? ये और ये। योग करूं मैं 7 + 39, 7 + 39 बटे 2। अन्य दो तत्वों के परमाणु भारों के योग का आधा। तो 39 और 7 कितना हुए? 46। 46 बटे 2 मतलब कितना आ रहा है? 23। और 23 किसका परमाणु भार है? सोडियम का। आ गया समझ में? डॉबेरेनर साहब ने बस इतना सा बताया। उन्होंने 3-3 के जोड़े में एलिमेंट्स को रखे, समान गुणों वाले तत्वों का जोड़े बनाए, 3-3 के जोड़े बनाए और बस उनको मजा आ गया। क्या मजा आया? कि त्रिक के मध्य वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भारों के योग का आधा होता है। मजा आ गया डॉबेरेनर साहब को। ठीक है, त्रिक के मध्य वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भारों के योग का आधा होता है। ऐसे समूह को डॉबेरेनर का त्रिक कहते हैं। परंतु इस विधि से समस्त ज्ञात तत्वों के त्रिकों को व्याख्या नहीं की गई। आगे जाके डॉबेरेनर साहब वापस क्या हो गए? फेल हो गए। क्योंकि थोड़े दिन में थोड़ा एक दो कुछ एग्जाम्पल देंगे, उनमें तो उनको मजा आ गया कि समान गुणों वाले तत्वों को मैंने एक साथ रखा, ठीक है, और उनके 3-3 जोड़े बनाए। उन 3 जोड़ा में मध्य वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार के योग का क्या मिला? उनको आधा मिला। मजा आ गया। लेकिन आगे जाके वापस फेल हो गया। कहाँ पर फेल हुआ? देखिए, फिर अगला एक्सपेरिमेंट किया समान गुणों वाले तत्व। जैसे कि ये लिया क्लोरीन, लिया क्या लिया? ये क्लोरीन, ब्रोमीन और लिया भाई साहब आयोडीन लिया। अब देखना क्लोरीन का जो परमाणु भार कितना होता है? 35.5। ओके, ब्रोमीन का कितना होता है? 80 होता है। और इसका होता है 127 परमाणु भार। ये भी क्या बन गया? एक त्रिक बन गया। ये भी क्या बन गया? एक त्रिक बन गया। अब इसमें भी वही रूल्स फॉलो करें कि मध्य वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार के योग का क्या होता है? आधा होता है। तो लिखे 35.5 + 127 बटे कितना लिख ले अपन? 2। इनको जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 81.25 आ जाएगा। क्या 81.25 और ये सेम है क्या? नहीं है, 81.25 ज़्यादा है 80 से। तो ऐसे करके आगे जाके डॉबेरेनर साहब वापस क्या हो गए? फेल हो गए, क्योंकि यह नियम सभी त्रिकों के साथ में लागू नहीं होता है जो समान गुण प्रदर्शित करते हैं। तो डॉबेरेनर साहब के लिए इतना सा ये एग्जाम्पल लिख लीजिएगा और लास्ट में लिख लीजिएगा कि समस्त ज्ञात तत्वों के त्रिकों को वर्गीकृत नहीं किया जा सकता इस नियम के अनुसार। किससे? डॉबेरेनर के त्रिक नियम के अनुसार। चलो, डॉबेरेनर साहब ने अपनी कोशिश कर ली, थोड़ा बहुत बता दिया। अब कौन आए? न्यूलैंड साहब आए। न्यूलैंड साहब ने भी अपना कॉन्सेप्ट लगाया कि समान गुण वाले तत्व कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, जिससे उसकी स्टडी उससे कंपेरेटिव करके आसान की जाए। तो इनको तो थोड़ा संगीत में जो स्वर होते हैं, 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा प ध नि सा, है ना? कितने स्वर? 7 स्वर। सा रे गा मा प ध नि, 1 2 3 4 5 6 7, ये संगीत के 7 स्वर है। सा रे गा मा प ध नि, क्लियर है? सा रे गा मा प ध नि। तो संगीत के जो 7 स्वर होते हैं, अब वापस 8वां जो होगा, वापस क्या होगा? सा आएगा। 8वें नंबर पे वापस क्या आ जाएगा? सा आ जाएगा ना। 8वें नंबर पे वापस क्या आ जाएगा? सा आ जाएगा। जैसे ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, 6वां, 7वां, और ये वापस ये करेंगे वापस सा रे गा मा प ध नि, इस टाइप से। तो ये 7वां, ये 8वां हो गया, ये 9वां हो गया, ये 10वां,
ये 11वां, ये 12वां, ये 13वां और ये 14वां। तो उन्होंने अनुमान लगाया जैसे कि पहला और 8वां समान है, यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं पहला और 8वां। फिर अगर यहाँ से शुरुआत करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये समान आ रहा है। यहाँ से शुरुआत करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब पहले स्वर और 8वें स्वर में क्या होती है, सिमिलरिटी होती है। उसी प्रकार से उन्होंने भी क्या किया, तत्वों को जमाया। कैसे लिखा उन्होंने, जैसे ये लिखते हैं, सो लिथियम लिखते हैं। लिथियम के बाद में क्या लिखूँ मैं, लिथियम के बाद में क्या आता है, बेरिलियम आता है। बेरिलियम के बाद में क्या आएगा, बोरान, फिर आएगा कार्बन, फिर आएगा नाइट्रोजन, फिर आएगा ऑक्सीजन और फिर क्या आएगा, फ्लोरीन। और उस टाइम पे वैसे तो नियान यहाँ पर, नियान अक्रिय गैस, लेकिन उस टाइम तक अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, तो नियान को हटा दो, है ना, 10वें नंबर पे। तो नियान को हटा दो, फ्लोरीन के बाद में कौन आ रहा, सोडियम आ रहा है। यहाँ पे क्या आएगा, मैग्नीशियम, यहाँ पर एल्यूमिनियम, यहाँ पर सिलिकॉन। नाइट्रोजन के बाद में क्या है, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है, पोटेशियम, पोटेशियम और कैल्शियम, यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर आप देखना, ये वाला पहला नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां नंबर ये आ रहा। तो इसके और उसके गुणों में क्या है, समानता है। मज़ा आ गया सब इनको। फिर इसके और इसके गुणों में समानता, इसके और इसके गुणों में समानता, इसके गुणों में, इसके गुणों में, इसके गुणों में, इसके और इसके गुणों में समानता। कैसे, जैसे कि यहाँ से शुरुआत करी, इसको 1 नंबर दे दिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे ये सिमिलरिटी, मतलब कहीं से भी शुरू करो, उसके 8वें नंबर का उसके समान गुणों वाला एलिमेंट मिल जाएगा। आया समझ में। न्यूलैंड साहब को मजा आ गया कि मैंने तो अच्छा खासा क्लासिफिकेशन बता दिया, सभी एलिमेंट इधर उधर बिखरे थे, मैंने जमा दिए। और इनकी स्टडी, बोरान की स्टडी करूंगा तो मेरे को बोरान के साथ साथ में एल्यूमिनियम की स्टडी भी हो जाएगी। लिथियम की स्टडी करेंगे तो उसके समान अभिक्रियाएं सोडियम भी करेगा, पोटेशियम भी करेगा, तो मज़ा आ गया। लेकिन ये भी कोई ज़्यादा दिन तक नहीं चला। आगे जाके जो कैल्शियम के बाद में, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, आगे वाले एलिमेंट्स के लिए ये वाली प्रॉपर्टी शो नहीं करता, क्योंकि आगे जब 21 नंबर यहाँ पे जाएंगे आगे, तो स्कैंडियम आएगा और स्कैंडियम के गुण इसके समान नहीं आते। स्कैंडियम के गुण एल्यूमिनियम के समान नहीं मिलेंगे। आगे टाइटेनियम, ठीक है। तो आगे के एलिमेंट्स के गुण उनसे सिमिलरिटी शो नहीं कर रहे। तो ये कहाँ तक लागू हुआ, परमाणु क्रमांक 20 तक ही। फिर टाइटाइफिस, है ना, कुछ नहीं, थोड़ा बहुत बता दिया, फिर आगे जाके कोई मतलब नहीं है। मतलब हायर एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक भार ज़्यादा हैं, उनके लिए न्यूलैंड साहब का ये नियम लागू नहीं हुआ। आया समझ में। न्यूलैंड साहब ने क्या बताया, इतना सा बताया इन्होंने कि इन्होंने तत्वों को, जैसे संगीत में 7 स्वर होते हैं, पहला स्वर और 8वां स्वर में सिमिलरिटी होती है, उसी प्रकार से यदि तत्वों को परमाणु भार के क्रम में जमाएंगे तो पहला जो तत्व है और उसके बाद में क्रम से आने वाला जो 8वां तत्व है, उनके गुणों में क्या होगी, समानता होगी। उनके गुणों में क्या होगी, समानता होगी। लेकिन यह नियम आगे जाके लागू पूरी तरह से नहीं हुआ। जिनके परमाणु भार उच्चतर हैं उनके लिए लागू नहीं हुआ। देखिए, इस नियम के अनुसार जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए भारों के क्रम में रखा जाता है, इस नियम के अनुसार जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए भारों के क्रम में रखा जाता है, तब किसी तत्व से शुरू करने पर, जैसे अपनों ने यहाँ से शुरू किया, तब किसी तत्व से शुरू करने पर 8वां तत्व उसी के समान गुणों वाला तत्व होता है। जैसे यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो 8वां ये वाला ये आ गया, यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां ये वाला आ गया। ये बात बताई। जैसा कि संगीत का 8वां स्वर, ठीक है, ये पहला है और इसके बाद में 8वां वापस क्या आ जाएगा, सा आ जाएगा। जिस प्रकार से संगीत का 8वां स्वर पहले स्वर के समान होता है, इसी आधार पर उन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में, तत्वों को कैसे रखा, बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा। उदाहरण, लिथियम से शुरू करने पर 8वां तत्व सोडियम आता है। यहाँ से शुरू किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां तत्व सोडियम आता है जो लिथियम के समान गुण प्रदर्शित करेगा। अगर आगे एक और भी एग्जांपल दें तो बेरिलियम से शुरू करने पर 8वां तत्व मैग्नीशियम आएगा जो इसके समान गुण प्रदर्शित करेगा। तो ये बात किसने बताई, ये न्यूलैंड साहब ने। तो ये दोनों नियम आप कंप्लीट कर लीजिएगा, डॉबे-राइनर का त्रिक नियम और न्यूलैंड का अष्टक नियम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।
तो ये दोनों जो नियम है डोबेराइनर और न्यूलैंड वाला, ये दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। अपनों ने आधुनिक आवर्त सारणी तो वैसे पढ़ ली, लेकिन उसके बारे में और कुछ कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और सभी स्टूडेंट को हमारे वीडियो शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को हमारे वीडियो का बेनिफिट मिल पाए। ओके, बाय।